नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल शुक्ला, जयंत ठेठवार, नगर निगम सभापति और महापौर जानकी काटजू सहित निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में अंधोसंरचना मद से विकास कार्यालय के लिए कोई राशि नहीं दी गई है, जबकि बीजेपी पार्षद के 22 वार्डों में लगभग 20 लाख रुपए प्रति वार्ड के हिसाब से लगभग कई लाख रुपए का कार्य स्वीकृत किया गया है। लेकिन कांग्रेस के 26 पार्षदों के वार्ड में भेदभाव किया जा रहा है। इन्हीं कांग्रेस के वार्डों से बीजेपी के मतदाता भी हैं, जिनके साथ बीजेपी सरकार भेदभाव कर रही है। कांग्रेस कार्यकाल में पार्षद निधि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई थी, जो कि सभी पार्षदों के लिए समान रूप से थी। वहीं बीजेपी सरकार द्वारा नगर निगम रायगढ़ द्वारा विकास कार्यों में भेदभाव को अब कांग्रेस एक रणनीति के तहत आम जनता के पास ले जाएगी। राज्य सरकार द्वारा रायगढ़ नगर निगम में अधोसंरचना मद की द्वेषपूर्ण जो वार्डों को विकास के लिए आवंटन जो दिया गया है, उसके संबंध में आज प्रेस वार्ता कांग्रेस द्वारा रखा गया था। इस प्रेस वार्ता में हम लोगों ने पूरा जानकारी दी है जो वस्तु स्थिति है कि रायगढ़ विधानसभा में रायगढ़ नगर निगम भी आता है, जिसमें से 48 वार्ड है। 48 वार्ड में से 43 वार्ड जो है वो रायगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है, जिसमें से 23 वार्ड में कांग्रेस के पार्षद हैं। उस 23 वार्ड में राज्य सरकार और विष्णुदेव सरकार द्वारा एक भी रुपया कांग्रेस के वार्डों में विकास कार्य के लिए नहीं दिया गया है। और इन आंकड़ा को आप विधानसभा का देखेंगे तो रायगढ़ विधानसभा में इन 23 वार्डों में लगभग 32,000 मतदाताओं ने कांग्रेस वार्ड से बीजेपी को मतदान किया था। तो ये जो अधोसंरचना मद से जो राशि आवंटन किया गया है, ये पार्षदों के साथ ही कुठाराघात नहीं किया गया है, ये 32,000 मतदाताओं के साथ जो है बीजेपी सरकार ने कुठाराघात किया है। जो आने वाले समय में इस आवंटन के हम लोगों द्वारा विरोध नहीं किया जा रहा है, किंतु कांग्रेस के जो वार्डों हैं उसमें आवंटन के लिए कांग्रेस सड़क में उतरेगी और विष्णुदेव सरकार के पास ज्ञापन देने भी जाएगी। कोंडागांव में पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले दिनों हुई हिंसा के दौरान हिंदू समाज पर कट्टरपंथी लोगों द्वारा अत्याचार कर उनके धार्मिक स्थल उजाड़ने के विरोध में सर्व हिंदू समाज की ओर से जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक कलेक्ट्रेट रोड रायपुर नाका पहुंचे, जहां सर्व हिंदू समाज के वक्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की। इसके साथ ही एसडीएम अधिकारी कुमारी निकिता मरकाम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान जीवनलाल पांडे ने कहा कि भारत की संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मतलब होता है कि दुनिया के सभी लोग सुख और आनंद में रहें। बांग्लादेश की घटनाएं ऐसी संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास कर रही हैं। वहां की कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं पर अत्याचार कर उनके धर्म स्थल को उजाड़ रही हैं। ऐसे में हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाई बहनों के ऊपर अत्याचार, उसके विरोध में यह जन आक्रोश रैली है, जो पूरे सनातनी भाई बहनों के द्वारा और पूरे समाज के द्वारा यह आज आयोजन बंगी समाज के द्वारा किया गया। हमने एक जबरदस्त वातावरण लेते हुए जो देश के अंदर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसका पूरा हिंदू विरोध करता है और जल्द से जल्द उनको अत्याचारों को गिरफ्तार करने की मांग करें। और जो अत्याचार पे हिंदुओं के साथ क्या मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चाहे हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है, बहनों माताओं के साथ भी अपमान हो रहा है, वो हम सब नहीं सहेंगे। मैं जैन समाज से बिलोंग करता हूँ और एक हिंदू होने के नाते हम सब एकत्रित हुए हैं।
सुकमा जिले के कोंटा में पत्रकारों के साथ फर्जी गांजा केस पर बस्तर के पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया है और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन भी सौंपा है। इस मामले को लेकर सुकमा के कोटा में बस्तर के और ओरिश, आंध्र, तेलंगाना के पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि कोटा में 10 अगस्त को 4 पत्रकार रेत का अवैध जमावड़े का भांडाफोड़ करने वाले थे, जिसकी जानकारी रेत माफिया और कोंटा के पुलिस थाना प्रभारी को मिल गई, जिसके बाद पत्रकारों की गाड़ी में गांजा रखकर उन्हें साजिश के तहत फंसा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर पत्रकारों को जेल भेज दिया है। इस मामले के उजागर होने के बाद पत्रकारों के द्वारा विरोध के बाद थाना प्रभारी अजय सोनकर को निलंबित कर 324 और 331 धारा में जेल भेज दिया गया है, लेकिन पत्रकारों को अभी तक जेल में ही रखा हुआ है, जिसकी जल्दी रिहाई के लिए बस्तर संभाग के सभी पत्रकारों ने कोंटा जाकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। सबरी नदी से रेत निकालकर आंध्रा या तेलंगाना या कहीं भी भेजने का ये काम जो है, जिसमें ये लोग करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे थे, उसमें हमारे पत्रकार साथियों ने अड़ंगा डालने का प्रयास किया, मतलब कि उनका पर्दाफाश करने का प्रयास किया और उसी षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ में उनके गाड़ी में गांजा डाल के उनको फंसाया गया है और उन्हें जेल भेजा गया है। और ये बात यहाँ की पुलिस जानती है, यहाँ के नेता जानते हैं, एसपी जानते हैं, गृह मंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तब तो आपने 3 दिन के अंदर चाहे जैसा भी एक थानेदार को जेल के अंदर डाल दिया, भले उस मामले को भटका के डाला, लेकिन डाला। अब हम ये मांग कर रहे हैं उस थानेदार को आप गांजा प्रकरण में गांजा रखने के आरोप में उसको आरोपी बनाइए। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारी ध्यान वहां तक नहीं गई है कि इतना रेत खनिज में माइनिंग विभाग यहाँ क्या कर रहा है, खनिज माफियाओं को आखिर प्रश्रय कौन दे रहा है, माइनिंग का काम क्या है, इतना खनिज निकाल करोड़ों के जो रेत यहाँ रखे गए हैं ये कहाँ से है, खनिज विभाग ने क्यों नहीं देखा। एसडीएम के अंदर में सारे, कलेक्टर के अंदर में है, उस खनिज विभाग के अधिकारियों की भी संलिप्तता पे जांच होनी चाहिए और उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरे कार्रवाई पर हमारी मांग ये है कि जितना जल्दी हो सके वो आंध्रा पुलिस तक पहुंचाई जाए और वो आंध्रा पुलिस इस मामले को न्यायालय में प्रस्तुत करे ताकि हमारे चारों साथी छूट जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार सोच रही होगी कि 2-4 दिन में आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो सरकार की ये सोच जो है गलत है। हम इस आंदोलन को वहां तक ले जाएंगे, न केवल बस्तर संभाग, न केवल रायपुर की राजधानी, बल्कि इसको हम देश की राजधानी तक ले जाएंगे। जरूरत पड़ा तो सारे पत्रकार जाके जंतर मंतर पे धरना देंगे और इनको किसी भी कीमत पर हमारे पत्रकार साथियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। और न्याय करने का एक ही तरीका है कि न्यायालय तक ये जल्द से जल्द सारे साक्ष्यों को, सारे सबूतों को ईमानदारी से पहुंचाए, नहीं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान प्रदेश की सरकार को होगा। इससे पहले हम जगदलपुर में बैठे थे, वहाँ सबसे चर्चा हुई थी किस तरह से हमारे साथियों को पूरे प्रकरण से निकाला जाए अर्थात सिर्फ जमानत तक हमारी बात नहीं, हम उस प्रकरण को जड़ से खत्म करना। हमारी एक ही मांग है कि इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, रेत माफिया से जुड़ा मामला है। रेत माफिया इस कदर छत्तीसगढ़ में और बस आंध्र सीमा पर काम कर रहे हैं, करोड़ों का जो हेराफेरी हो रहा है, करोड़ों की संपत्ति इधर से उधर भेजी जा रही है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि गांजा किसने डलवाया, कब डलवाया, किसके कहने पर डलवाया, इसकी अगर सीबीआई जांच की जाती है तो निश्चित ही पूरे प्रकरण का खुलासा हो जाएगा। हम यह मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार इसमें सामने आए, प्रदेश सरकार आंध्र सरकार से बात करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार है, जो अलायंस इंडिया में शामिल होकर देश के प्रधानमंत्री के साथ है। तो हम चाहते हैं कि दोनों जगह अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस मामले को तत्काल खत्म कराया जाए। हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और 21 तारीख तक समय उनको दिया गया है कि 21 तारीख के बाद अगर दिशा में कोई काम नहीं किया जाता, कोई पहल नहीं किया जाता है, तो हम 23 अगस्त से एक बड़ा उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम न केवल जगदलपुर में बैठेंगे बल्कि हम राजधानी रायपुर में भी एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम
जंतर मंतर भी जाएंगे, दिल्ली में हमारे सत्ता साथी जाएंगे और वहां भी केंद्र स्तर पर अपनी बातों को कहने का भी मुल्कानगिरी का जरूरत पड़ेगा। जब भी कोई भी जर्नलिस्ट के विरोध में कोई मतलब खतरा होगा, उसके विरोध में कोई जाएगा तो हम लोग एकत्रित होंगे और जाके वहां पे लड़ाई जरूर करेंगे। और एक चीज बोलूंगा, जब भी देखिए किसी और के साथ अगर कोई भी कॉमन पीपुल जैसे नागरिक होते हैं उनके साथ अगर ये होता तो एक जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं उसके पास जाके ये न्यूज खबर चलाता अपने चैनल में कि उसको न्याय चाहिए। ये पुहार भी हम आम आदमी के लिए हम ही लगाते हैं, पर आज हमारा लिए कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है। इसीलिए सरकार को जताना है कि हम लोग क्या है और जब भी जरूरत पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि अभी भी हम लोग यहाँ मलकानगिरी विगत 9 अगस्त को कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर से हैवानियत से किया गया रेप और दरिंदगी से की गई उसकी हत्या से पूरा देश स्तब्ध रह गया। इसके विरोध में देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएम ने आज हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल का असर रायगढ़ में भी देखने को मिला है। रायगढ़ में दिन भर सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी और ऑपरेशन सहित अन्य सेवा बंद रही हैं। सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में केवल आपातकालीन सेवा ही चल रही है। वहीं डॉक्टर, स्टाफ और सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल से कैंडल मार्च निकालकर गांधी चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने अनूठा प्रदर्शन किया। 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों ने भी कोलकाता में हुई इस घटना का विरोध किया। डॉक्टरों ने पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। आज का कैंडल मार्च हमने जो निकाला है उसका मुख्य उद्देश्य जो 8 अगस्त को कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हमारे समाज की एक बच्ची जो कि एक चिकित्सक भी थी, उसके साथ में जो घटना कारित की गई, बहुत बुरी तरह से उनको मार दिया गया और उनके साथ बलात्कार हुआ, उसके विरोध में प्रोटेस्ट के रूप में हमने आज ये मार्च का आयोजन किया था। और हमारी डिमांड ये है कि हम चाहते हैं कि उस घटना में जो भी दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही जितने भी हमारे मेडिकल के जो संस्थान हैं उनमें डॉक्टरों की और जितने हमारे मेडिकल के स्टाफ हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और एक सेंट्रल लॉ बने जिसमें कि ऐसा हो कि लोगों को, असामाजिक तत्वों को डर लगे किसी प्रकार का भी ऐसा कार्य करने के लिए। हम इस डिमांड को लेकर देशव्यापी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये हमारी बहुत लंबे समय से ये डिमांड है, जिसपे हम चाहते हैं कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जल्द से जल्द ध्यान दें और कुछ इसमें हमें निष्कर्ष निकाल के दें। अपना परिचय। मैं डॉक्टर मनीष बेरीवाल। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट में सीनियर रेसिडेंट पदस्थ हूँ मेडिकल कॉलेज में। ये घटना जो हुई है कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज आरजी कर में, उसकी पूरी निंदा करती हूँ और उसके खिलाफ जस्टिस चाहती हूँ। आईएमए और मेडिकल कॉलेज इसकी सपोर्ट में है और हम विरोध करते हैं जो भी इसके दुष्कर्म किए हैं, जिन लोग भी इसके दोषी हैं उनका हम निंदा करते हैं और जस्टिस चाहते हैं। विगत 9 अगस्त को कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर से हैवानियत से दुष्कर्म और दरिंदगी से की गई उसकी हत्या से पूरा देश स्तब्ध रह गया है। इसके विरोध में देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आईएम ने हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल का असर रायगढ़ में भी देखने को मिला। रायगढ़ में भी सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी और ऑपरेशन सहित अन्य सेवा बंद है। सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में केवल आपातकालीन सेवा ही चल रही है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने भी अस्पताल के बाहर निकलकर विरोध दर्ज करा है। डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन का चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। डॉक्टर्स का कहना है कि यहां भी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में महिला डॉक्टर्स ड्यूटी करने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। सुरक्षा व्यवस्था में कई खामियां हैं, जिनकी वजह से आए दिनों डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आज हॉस्पिटल बंद है, तो क्या कारण है इसके?
आप सब लोगों को कलकत्ता वाली घटना के बारे में पता ही है, जिसका राष्ट्रव्यापी विरोध चल रहा है। तो इस घटना के विरोध के लिए हम लोगों ने आज पूरे आईएमए जो रायगढ़ की तरफ से की गई है उनके साथ मतलब उनकी सपोर्ट करने के लिए आज पूरे दिन भर की ओपीडी हमारी बंद रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट जो सेटअप है वहाँ भी जो डॉक्टर्स हैं वो भी हड़ताल पे हैं आज एक दिन की। आज सुबह जो कि आज सुबह 8 बजे से चालू होकर कल सुबह 8 बजे तक है, लेकिन हमारी जो इमरजेंसी व्यवस्था है वो चालू रहेंगी, कैजुअलिटी चालू रहेगी, ताकि जो इमरजेंसी में आते हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। मांगे क्या? मांगे वही है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सजा दी जाए, प्लस साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की जो डॉक्टरों के लिए मतलब जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो कमी है यहाँ पे, मतलब भीड़ आती है और लोगों के साथ डॉक्टरों के साथ गलत हरकतें करते हैं या कुछ बोल के चले जाते हैं, है ना। तो ऐसी घटना जो वहाँ पे हुई है यहाँ भी कभी हो जाए तब उनको इसका इंतजार नहीं करना है। डॉक्टरों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए ताकि वो भयमुक्त होकर अपना काम कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें। खबर पंखाजूर से है, जहां 15 अगस्त को परलकोट क्षेत्र के एक गांव में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शव के गले और सर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए, साथ ही शव के दोनों पंजे भी कटे मिले हैं। इसके बाद से पंखाजूर पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस लगातार परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मृतक युवक के माता पिता के बयान और कॉल डाटा में मिसमैच पाया गया है, जिससे पुलिस का परिजनों पर शक गहरा गया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो परिजनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। परिजनों ने बताया कि युवक नशे का आदी था और आए दिन घर में इस बात को लेकर विवाद होता था। युवक चोरी और मारपीट जैसे गलत काम में भी संलिप्त था, जिससे परेशान होकर माता पिता ने उसकी हत्या कर दी। 48 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पंखाजूर पुलिस ने कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है और माता पिता को गिरफ्तार कर जेल। 15 अगस्त को एक हत्या का मामला सामने आया था, क्या आरोपी सर गिरफ्तार हुए? 15 अगस्त को थाना गुंडाहोर के पीवी 20 गांव में प्रभात सरकार के खेत में एक मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, जिससे तुरंत ही पुलिस की टीम जो है वहां पहुंची थी मौके पर और मौके पर जाकर बॉडी का और घटनास्थल का पूरा मुआयना किया था और बाहर से डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम बुलाई गई थी ताकि बहुत अच्छे से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सके। और फिर परिजनों का लगातार बयान लिया जा रहा था और पूछताछ सस्पेक्ट से की जा रही थी, जिसमें यह मामला सामने आया कि उस युवक जो 21 वर्ष का था, अभय सील नाम का, उसके पिता पलाश सील और उसकी मां रंजीता सील ने एक राय होकर इस हत्या को अंजाम दिया। इतने क्रूरता से सर जो हत्या कर दी गई, क्या वजह हो सकती है, क्या सामने निकल रहा है? इनके पिताजी ने बयान में बताया है, जो आरोपी हैं, कि अभय सील से बहुत ज्यादा वो परेशान थे। वो बहुत ज्यादा नशा करता था, नशे की लत थी उसको, बोनफिक्स, सुलेशन, गांजा वो हमेशा इस्तेमाल करता रहता था। इसके अलावा कई बार वो चोरी भी करता था, मोबाइल चोरी कर लेता था, कभी बुलेट चोरी करके ले आया था एक बार, जिसके कारण उनको समाज में बहुत ज्यादा बदनामी होती थी। कुछ दिन पहले उन्होंने उसको नागपुर भी भेजा था हल्दीराम कंपनी में काम करने। वहाँ भी मुश्किल से 2 दिन रहा वो और उसके बाद फिर से अपने पिता से ही पैसा मंगाया कि मेरे घर वापस आने का पैसा, तो पैसा नहीं है, ये पैसा भेजा। तब वो बस से वापस आ गया और फिर यहाँ आकर नशा करने लगा। बात बात पर वाद विवाद करता था इनसे और 1-2 बार अपने पिताजी को भी मार दिया था। किससे हत्या किया गया? हत्या तो के लिए तो टंगिया का इस्तेमाल किया गया, गर्दन काटने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन उसका हाथ निकालने के लिए खंडा का इस्तेमाल किया गया। तो दोनों हाथ गायब मिले थे, उस हाथ के गायब करने का या फिर उस हाथ को काटने का क्या मकसद था? जैसा कि आरोपी ने अपने कन्फेशन में बताया है कि वो 2 बार अपने पिता को ही मार दिया था आरोपी, और पिता उस मार खाने के कारण बहुत ज्यादा आहत था और जिस हाथ से उस लड़के ने उसको मारा था उस हाथ को वो निकालना चाहता था और इसीलिए जो है उसने खंडा से उसको मृत्यु होने के बाद लड़के उसको काट दिया। क्योंकि माता और पिता आरोपी मुख्य आरोपी निकले तो पुलिस को किसी। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा वार्ड नंबर 5 के खोड़ मार्ग में अधेड़ महिला का संदिग्ध हालत में शव झाड़ियों में मिला है। बता दें कि महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला की पहचान सुखमनी अहिरवार के रूप में की गई है। वहीं पुलिस टीम, एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हाँ, अकलतरा के वार्ड क्रमांक 5 में
एक अज्ञात 1.5 उम्र की महिला का शव प्राप्त हुआ, जिसमें तत्काल थाना की टीम द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां हमने साइबर सेल को और एफएसएल अधिकारी वगैरह को बुलाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और सभी पहलुओं से घटना की जांच की जा रही है। विस्तृत जांच की जा रही है। इस संदर्भ में कुछ संदेहियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सभी पहलुओं से जांच कर शीघ्र ही प्रकरण का खुलासा किया जाने की उम्मीद है। अब ये चूंकि महिला के संबंधित केस में उनकी जो परिचय है उसको कानूनी बाध्यता के कारण उजागर नहीं किया जा सकता है, वो महिला की शिनाख्त हो चुकी है। जांजगीर चांपा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने ही बच्चों को बेरहमी से इतना पीटा कि बच्चे की मौत हो गई। मामला जांजगीर चांपा का है, जहां एक बेरहम पिता ने बच्चों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पिता ने बच्चों पर लात, घूसे, डंडा और बेल्ट से ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें एक 8 वर्षीय बच्ची अलीशा परवीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका बीडीएम अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस को परिजनों की घटना की जानकारी दी और आरोपी पिता को हिरासत में लिया गया है। पुलिस आगे में मामले की जांच कर रही है। राधा कृष्ण मंदिर गोरबेड़ा प्रांगण से कलश यात्रा 251 कलशों का प्रारंभ हुआ। ये यात्रा 4 किलोमीटर की थी, जो मंगलनार इंद्रावती नदी पर जाकर समाप्त हुई। बता दें कि ये कार्यक्रम कलेक्टर अनुराग पांडे और प्रशासनिक और ग्रामीणों के द्वारा रखा गया था। वहीं पूजा अर्चना कर आरती का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें अधिकारी कलेक्टर अनुराग पांडे, एसपी जितेंद्र यादव, एडिशनल एसपी वैभव बैंकर, डिप्टी कलेक्टर बीजापुर एसडीएम उत्तम सिंह पंचारी और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि मैं एक किसान परिवार से हूं, जानता हूं कैसे किसान किसानी करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक वो कलेक्टर रहेंगे तब तक आदिवासियों के बारे में सोचते रहेंगे। नमस्कार, मैं मौजूद हूं अभी महाआरती के कार्यक्रम में। मंगलनार बीजापुर का जो अंदरूनी क्षेत्र है, यहाँ गंगा आरती की आज से कार्यक्रम रखा गया है। मैं स्थानीय लोगों से बात करते हुए आपसे पूछूंगा उनको कैसा लग रहा है और क्या आनंद कैसे आ रहा है। तो आपका नाम बताएंगे? मेरा संगम राजपूत है। बताएंगे कैसे आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का पूरा वातावरण देख के, आज गंगा पूजा करके पूरे लोगों को एकत्रित होके बहुत अच्छा लग रहा है। हर समाज के लोग इकट्ठे हुए और मैं तो बोलता हर साल यहाँ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए और जगह भी ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान की दया से बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, यानी ऐसे मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। आज मौसम भी भगवान की दया से बहुत अच्छा मौसम बना है, पूरा सब खुशी मंगल से यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छा। ये थे संगम राजपूत। हम आप बात करेंगे अपने क्या बोलना चाहिए अपने गायत्री समाज से। उनको ऐसा लग रहा है, यहाँ की स्थानीय है और हर कार्यक्रम में अपना अनुभव प्रस्तुत करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कैसा इनको क्या लग रहा है। हरे कृष्ण। महाआरती का आयोजन रखा गया है। अभी ऐसे कार्यक्रम में शुरुआत किया है। हर साल समाज एकत्रित हुए हैं, कोई समाज ऐसे यहाँ पे अलग टोली जैसे बात आनंद और मेरे ये थे राजेश यादव। मैं पूछूंगा लेडीज, मैं मौजूद हूँ जहाँ महाआरती कार्यक्रम रखा गया था। मैं कलेक्टर से पूछूंगा इस कार्यक्रम को उद्देश्य बताएंगे। आप लोगों ने चादर यहाँ के नदी जो है, यहाँ की विरासत है, यहाँ के जनजीवन से जुड़ी हुई है।
सम्मान देने के लिए आरती का स्वरूप दिया गया। ये धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। पर्यावरण की रक्षा करना, नदियों की रक्षा करना, ये शासन का उद्देश्य है। उसी के कार्यक्रम में यहाँ पे काफी लोग आए थे। कुछ अपनी धार्मिक भावना के अनुसार कार्य किए, कुछ लोगों ने पर्यावरण का संरक्षण माना है और कुछ लोगों ने इसे जो है एक सामाजिक कार्यक्रम मान के यहाँ भागीदारी दी है। काफी अच्छी संख्या में यहाँ लोग भागीदारी किए हैं। 1000 से ऊपर की संख्या दिख रही थी। कुछ धार्मिक संस्थाओं में यात्रा भी निकले, तो भैरमगढ़ जो है एक सामान्य नगर बनता जा रहा है। बीजापुर एक सामान्य नगर बनता जा रहा है। सभी लोग सांस्कृतिक में भाग ले रहे हैं और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करता है। यहाँ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ यहाँ एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब भी आए हैं। उनसे भी आपसे इस विषय पर पूछ सकते हैं। सर, मैं पूछना चाहूंगा आने वाले समय में प्रशासन की तरफ से क्या कार्यक्रम कैसे रहेगा, ये बताएंगे आप? आने वाले समय पे तो हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। इसे जो है नगरवासी और प्रशासन के सब लोग जो है किस रूप में और बढ़ाना चाहते हैं, उनकी इच्छा पे है। मेरा कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है। मैंने एक दायित्व जो है समझ के जो अपना ऋण जो है अदा किया है। ये कार्यक्रम मैंने शुरुआत की है। आगे नगरवासी और जिले के और प्रशासकीय व्यवस्था में इसे और भव्य रूप देंगे, ऐसी मेरी कामना है। सर, मैं पूछूंगा आने वाले कलेक्टर साहब आपकी तरह ही काम करेंगे या छत्तीसगढ़ के बताएंगे? मैंने आपका सवाल सुना नहीं है। ये थे कलेक्टर अनुराग पांडे जी, बीजापुर कलेक्टर। मैं नीरज गुप्ता, बीजापुर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।